सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया है। ये पिछले साल अप्रैल का दरअसल वीडियो है। वीडियो में सुशांत अपनी बहन और बहनोई के साथ पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नासिक से पूजा कराए पंडित के मुताबिक सुशांत के घर उस रोज काल सर्प दोष की पूजा हुई थी और ये वीडियो सुशांत के बांदा वाले उसी घर का है जहां सुशांत अपनी मौत से पहले रह रहे थे। भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। भजन मंडली के साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी भजन गाते हुए भक्ति से भाव विभोर नजर आ रहे हैं। गणपति पापा की भी आराधना हो रही है। हाथ जोड़े सुशांत भी अष्ट विनायक की भक्ति में लीन भजन गा रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय है। अगरबत्ती और धूप बत्ती से पूरा घर सुवासित है। भगवान के सामने भोग के तौर पर लड्डू, मिठाइयाँ, फलों, काजू, मेवे और अन्य सामग्रियां प्रचुर मात्रा में नजर आ रही हैं। पूरा माहौल वैसे ही है जैसे आम घरों में पूजा के दौरान होता है। सफेद धोती में सुशांत पूजा पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा जी हैं। प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशांत की सबसे करीबी थी। सुशांत उनसे हर बात शेयर किया करते थे। सुख हो या दुख, प्रियंका हमेशा सुशांत के साथ नजर आती थी। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए काल सर्प दोष की पूजा की जा रही थी। ये वीडियो बांद्रा वाले उसी घर का है जहां सुशांत की मौत हुई। पूजा कराने के लिए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया था। वीडियो में रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। सुशांत की बहन प्रियंका और उनके बहनोई के अलावा कुछ करीबी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। सुशांत के परिवार के बीच रिया का न होना सवाल खड़े करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया को सुशांत के घर वालों का आना जाना पसंद नहीं था। आरोप है कि रिया ने प्रियंका के साथ सुशांत की लड़ाई कराने की भी कोशिश की थी। सुशांत पूजा के दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे। जिस तरह के मानसिक तनाव की बात कही जा रही है, तब वो इससे पूरी तरह मुक्त नजर आ रहे हैं। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने शिव जी का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा था। कैसी विडंबना है। साल भर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक उभरते सितारे की जिंदगी में तूफान आया और वो सितारा रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमय सवाल। श्रुति बड़जात्या, मुंबई, आज तक। सुशांत के घर पूजा कराने के लिए नासिक से पंडित आए थे। पूजा कराने आए पंडित ने आज तक सिर्फ खास बातचीत की। उनका ये कहना था कि सुशांत को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड कर सकते हैं। और आप लोग कितने लोग सुशांत के घर पे पूजा के लिए गए थे? सुशांत के घर में टोटल 11 लोग गए थे पूजा के लिए। आप लोग बांद्रा गए थे पूजा करने के लिए उनके घर पर? बांद्रा में कैपरी है। ओके, कौन सी पूजा थी ये? ये रुद्राभिषेक पूजा थी। रुद्राभिषेक आपने जो YouTube पे डाली है पूजा, वो आप लोगों ने ही डाली है? बिल्कुल, मेरा स्वयं का है। ओके, उसमें काल सर्प पूजा लिखा है, तो ये पूजा किस लिए होती है? के नागों का काल सर्प का पूजा कर दिया गया था साथ में। ये पूजा किस लिए की जाती है? ये पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ नौकरी में, व्यापार में, विवाह में, शिक्षण में, संतान में जो भी कुछ परेशानियां आ रही है, उसके निवारण के लिए ये पूजा की जाती है। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे?
टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना। सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन से। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हमको जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से, मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। ओके, और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतना इसकी जानकारी है। अच्छा, ओके, तो कैसी रही पूजा, और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको विश्वास क्यों नहीं होता, मतलब क्या? उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, है ना, क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे उनके यहाँ, है ना, तब हमें पता नहीं था कि वो सुशांत जी के यहाँ जा रहे हैं, है ना, इतना पता था कि वो सुशांत जी के, है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पता चला। दूसरी बात, मतलब पूजा में बढ़िया मन प्रसन्न हो गए, है ना, बढ़िया मन प्रसन्न होकर हंसते खेलते वो पूजा कर रहे थे, है ना, जिसके कारण हमको ऐसा लगा कि हमारे खुद के परम विचार है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है। वहीं सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने बुलाया है। ईडी को अब तक सुशांत के खाते से निकले पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिल सका है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, इन चारों से आज एक बार फिर ईडी कड़ी पूछताछ करने वाली है। शुक्रवार को भी रिया से पूछताछ की गई थी, लेकिन सूत्रों ने आज तक को बताया कि पूछताछ के दौरान रिया सहयोग नहीं कर रही थी। वो खर्चों पर सफाई भी नहीं दे पा रही थी। लाखों रुपए के खर्च का उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत तक नहीं थे। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ईडी ने रिया को दिखाया था कि कैसे सुशांत के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन जब ईडी ने रिया से जानना चाहा कि ये पैसा उसके पास कैसे और क्यों आया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ईडी ने रिया के 2 बैंक खातों में अचानक बहुत ज्यादा पैसे आने की जानकारी भी जुटाई है। शुक्रवार को रिया ने इस पर जो जानकारी दी उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। आज रिया से इस पर सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो रिया से पिछले 3 साल की उसकी कमाई, चल अचल संपत्तियों, बैंक के लेन देन और उन कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई है जिनमें वो आधिकारिक पदों पर हैं। रिया के अलावा उसके भाई शौविक से भी पूछताछ होगी। शनिवार को भी शौविक से पूछताछ हुई थी, जो रविवार सुबह तक जारी रही। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली पूछताछ में शौविक भी सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। वो पैसे के लेन देन पर भी सफाई नहीं दे सका। उसे जब बैंक स्टेटमेंट दिखाया गया तब भी वो कुछ खर्चों पर सफाई नहीं दे पाया। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने संजय राउत के हमले का जवाब दिया है। संजय राउत ने उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया था। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं है।
हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। इस सियासत के बीच कंगना रनौत ने इशारों में एक्टर आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट किया, चापलूस आउटसाइडर सिर्फ एक वजह से ही माफिया का सपोर्ट करते हैं, वो है उनका औसत दर्जे का होना। किसी को उनसे खतरा नहीं होता और वो कंगना और सुशांत जैसे कुछ लोगों की मुश्किलों का पूरा फायदा उठाते हुए खुलकर उनका हक मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल कंगना ने कमाल राशिद खान के ट्वीट का जवाब दिया था, जिसमें KRK ने लिखा था, आयुष्मान खुराना रिया चक्रवर्ती और नेपो किड्स का 3 वजहों से साथ दे रहा है। उसे बॉलीवुड में टिके रहना है। वो यशराज फिल्म्स का आर्टिस्ट है। सुशांत उसका कंपेटिटर था। चिंता मत करो खुराना, तुम्हारी फिल्में भी आएंगी और पब्लिक सही जवाब देगी। ऑल द बेस्ट। सुशांत केस में जहां CBI जांच को लेकर सियासत तेज है, वहीं बॉलीवुड में भी जंग जारी है। दिल्ली में मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अब बात राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों की रहस्यमयी मौत की करेंगे। ये सभी एक ही परिवार के थे। परिवार का सिर्फ एक सदस्य जिंदा बचा है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। आज तक संवाददाता शरद कुमार मामले का सच जानने के लिए मौके पर पहुंचे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं, जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। ये परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में ये वारदात हुई है। यहाँ पर जिनके शव मिले हैं, उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुकद्दस और 12 साल की नैन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में यहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में। एक व्यक्ति ये कहना है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ जांच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि CAA जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली, वहां पर यह हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता न मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने ये बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संटू ने, तो इस परिवार को भारत में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना नहीं। बहुत संभव है कि यह मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई है। 11 लोगों की डेथ का पता चला करीब 10:30-11 बजे। कलेक्टर साहब, SP साहब, एडिशनल SP ग्रामीण, CO वाले सर, ऐसे तो देचू सब मौके पे पहुंचे। FSL टीम को बुलाया गया और फिर जो भी यहाँ घटनास्थल पर साक्षी थे उनको कलेक्टेड किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज को PM के लिए रवाना किया गया। FIR दर्ज की गई है। आफ्टर PM आगे इन्वेस्टिगेशन करके घटना का खुलासा किया जाए। 11 शरणार्थी हिंदुओं की मौत के इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में कराया जाएगा।
शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। और अब बात जेएनयू में कल रात हुए बवाल की। कोरोना और क्वारंटीन को लेकर जेएनयू में कल रात सियासी जंग छिड़ गई। दरअसल जेएनयू गेट पर आईएसआई से जुड़े छात्रों ने काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान गार्ड और छात्रों में जमकर बहस हुई। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि माही हॉस्पिटल में रहने वाले एक छात्र कोरोना से ठीक होकर लौटा था। आईएसआई से जुड़े छात्रों ने ये कहते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया कि कोविड से ठीक होकर आए छात्र को पहले कैंपस में 7 या 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए, फिर हॉस्पिटल में प्रवेश दिया जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दंगाइयों का साथ नहीं चलेगा, 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 दंगाइयों का साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहीं कोरोना को लेकर कानपुर में भी बवाल मचा। कानपुर में एक दिन में 15 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। मृतकों में जल संस्थान के इंजीनियर भी शामिल थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी और परिजनों ने जमकर बवाल किया। डीएम के पैर पड़ती कानपुर की एक बेटी। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। व्यवस्था की पोल खोलता भाई। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। कोरोना से जंग में कानपुर पस्त। एक दिन में 15 मरीजों की मौत। अपने इंजीनियर पिता की मौत पर बदहवास ये बेटी कानपुर के डीएम ब्रह्मदत्त तिवारी के पैर पड़ रही है। बेटी का आरोप है कि उनके पिता के इलाज में घोर लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और फिर वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। रिकॉर्डिंग है। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ? आप जैसे डीएम को आप पता करिए, मसूरी में मैं ट्रेनिंग। इनके पिता राजीव दुबे जल संस्थान में इंजीनियर थे। पहले उनके जीएम को कोरोना हुआ, फिर उनसे कई कर्मचारियों को, उन्हीं में से एक उनके पिता थे। लेकिन बेटी का आरोप है कि जीएम साहब को इलाज की बढ़िया सुविधा मिली, लेकिन उनके पिता के इलाज में व्यवस्था आड़े आ गई। जीएम साहब जो थे वो कोरोना अपना सर्कुलेट कर गए 150 लोगों में। आप पानी के इनके सरबोधन नगर देख के आइए, वहाँ पूरा कोरोना पेशेंट है। वहीं मेरे पापा रहते थे, वो भी कोरोना हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। ठीक है, जीएम साहब तो कोरोना पेशेंट थे, जीएम थे, इसलिए उनका इलाज अच्छा हो गया। लेकिन जो जीएम साहब थे, सुनो, जो जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे, वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए। उसी मेरे पापा आ गए। अब पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, भाइयों को भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज है, मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों, करोड़ों की जिम्मेदारी है। हालांकि डीएम साहब का दावा है कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। नहीं, देखिए, डॉक्टर अगर उनको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और यथासंभव उन्होंने पूरी दवा दी है। डॉक्टर से भी यहाँ बात की गई है। अभी डिटेल रिपोर्ट डॉक्टरों की टीम से बैठ करके मैं उसकी पूरी समीक्षा करूँगा और इस पेशेंट के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि डीएम साहब सच बोल रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या इंजीनियर राजीव दुबे को प्लाज्मा थेरेपी दी गई? डीएम साहब जी, प्लाज्मा थेरेपी दी कैसे जाती? क्योंकि यहाँ तो बिना सिफारिश के इलाज कराना संभव ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, खुद इंजीनियर साहब के भाई और बीजेपी नेता संजय द्विवेदी चीख चीख कर कह रहे हैं। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है। ठीक है, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। कानपुर में कोरोना का कोहराम इस कदर मचा है कि बीते एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। शहर में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं।
साथ ही कुछ और आज यहाँ डेथ हुई हैं जो वेंटिलेटर पर जा चुके मरीज थे। तो वेंटिलेटर के मरीजों को कई बार पूरे प्रयास के बावजूद वेंटिलेटर से वापस आने में काफ़ी कठिन इलाज रहता है। और चूँकि कानपुर जैसे महानगर में मरीजों की बड़ी संख्या है और उतनी मात्रा में अभी हमारे पास वेंटिलेटर पे इलाज की सुविधा एक साथ अगर ज़्यादा मरीज आ जाएं तो उतनी नहीं है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,600 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब तक 2,028 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। सियासत की करेंगे क्योंकि यूपी में बीजेपी के पास राम है तो अब एसपी और बीएसपी ने भगवान परशुराम का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव और मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में 11% ब्राह्मण वोट पर सेंध लगाने के लिए परशुराम को राजनीति के अखाड़े में ला चुके हैं। सियासत में फंसे परमवीर परशुराम भगवान। अखिलेश और मायावती का ब्राह्मण कार्ड, – 2022 के चुनाव में परशुराम के नाम पर दंगल। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने परशुराम भगवान को राजनीति के केंद्र में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियां परशुराम के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती हैं। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उन्हें सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन अगर एसपी और बीएसपी को एक मुश्त मिल जाए तो सत्ता में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लिहाजा बुआ ने भतीजे पर भी प्रहार करने में देर नहीं लगाई। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। उधर बीजेपी ने बीएसपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन 2 साल बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद का, ये देखने वाली बात होगी। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। बेरूत में 4 अगस्त को हुए ब्लास्ट से हुई बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको उन तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि किस कदर बेरूत में बर्बादी का मंजर है। बेरूत का वो धमाका जिसने एक शहर को बर्बाद कर दिया। वो भीषण ब्लास्ट जिसमें करीब 160 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, करीब 6000 लोग जख्मी हो गए। बेरूत के बंदरगाह के पास एक गोदाम में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे से हुए धमाके से हुई भारी बर्बादी की अब तक आप कई तस्वीरें देख चुके हैं।
आज हम आपको ड्रोन कैमरे से आया एक नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें बर्बादी और तबाही का खौफनाक मंजर कैद है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। खूबसूरत और आलीशान इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये किसी का लिविंग रूम हुआ करता होगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। इस मकान की छत को देखिए, सिर्फ लोहे के सरिये नजर आ रहे हैं। कंक्रीट का सारा ढांचा झड़ चुका है। बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा ही है जैसी तस्वीरें विश्व युद्ध के दौरान सामने आई थी, लेकिन यहाँ न बमबारी हुई, न किसी दुश्मन का मिसाइल हमला हुआ। बस एक लापरवाही की वजह से हुए धमाके में इतना बड़ा नुकसान हो गया। ईडी आज रिया से दूसरे दौर की पूछताछ करेगा। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया अपने घर से निकल चुकी हैं दफ्तर तक पहुंचने के लिए। उधर संजय राउत फिर बिहार सरकार पर गरज रहे हैं। उनका यह आरोप है कि दबाव में आकर काम कर रही है बिहार की पुलिस और ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा, कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की साजिश है। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की, और 40 साल 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है। तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? केवल जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड के मामला में जो अधिकारी बाहर से आ रहा है उसको क्वारंटीन कर रहे हैं। साफ मनसा साफ झलकता है कि दाल में कुछ काला है। सीबीआई जांच होने दीजिए, बड़े बड़े लोगों का बेनकाब इसमें होंगे। रिया को अच्छी दीदी ने बुलाया है। निश्चित तौर पर देखिए, जांच का एक दायरा होता है, तो जांच में ईडी बुलाए, सीबीआई जांच करे तो उनका मामला है।